सो हेलो गाइज व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के टाइप की। जो हमारे पास हेलो एल्केन्स है उनके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कितने टाइप से मिलता है वो इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। सो माय नेम इज़ राजेंद्र, वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी स्मार्ट। एज यू नो कि हम क्लास 12th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स को लेके चल रहे हैं। तो कल वाली वीडियो में हमने देखा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम किनको कहते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा बेसिक फोकस होगा वो होगा कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है उनके टाइप कौन कौन से है। सो लेट्स स्टार्ट। तो इससे पहले कि मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के टाइप पर आ जाऊँ, ये जो मैंने यहाँ पर ये आपको स्लाइड दिख रही है, ये NCERT की बुक से मैंने ली है, ठीक है। तो ये इसी का एक PDF है। तो यहाँ से आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख सकते हो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किनको कहते हैं पहले ये देख लो। हालांकि मैं कल इनको बता चुका था, लेकिन एक बार आपको इनको रिवाइज कर लो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो वाली रिएक्शंस होती है जिनमें ये एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो वाली रिएक्शंस होती है जिनमें एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हेलो एल्केन के लीविंग ग्रुप को जो है रिमूव कर दिया जाता है। हेलो एल्केन के लीविंग ग्रुप को रिमूव कर दिया जाता है और न्यूक्लियोफाइल वहां पर खुद को एग्जिस्ट कर लेता है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते थे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये होता कैसे था थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर और बता दूँ आपको इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई मेरे पास हेलो एल्केन था, ठीक है। ये कोई मेरे पास मान लो हेलो एल्केन है। मान लो इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल कोई अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल मीन्स एक ऐसी स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसका बहुत ज़्यादा है। न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस है ना, फिलिक मीन्स लविंग, मतलब जो न्यूक्लियस के लिए जिसके पास लव है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज को कि जिसके अंदर क्रेविंग है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, अब यहाँ पर देख लो। अब जैसे ये R है, R क्या है? एल्काइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर मान लो C है, तो एल्काइल ग्रुप आपको पता है कार्बन की चेन लगी होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर कार्बन की चेन लगी होगी, मान लीजिए यहाँ पर C है, ठीक है। मान लीजिए आगे कोई ये चेन इस तरह से है, ठीक है। तो आपको पता है कि कार्बन और हैलाइड जो ये यहाँ पर X हमारे पास लगा, ये हैलोजन का कोई हमारे पास एटम है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो हैलोजन वाले एटम, जो हैलोजन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए हैलोजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हम कल कर चुके थे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होती है, तो ये यहाँ पर आप समझ सकते हो। कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, एक्स के ऊपर, एक्स मीन्स हैलोजन एटम, हैलोजन के ऊपर यहाँ पर हमारे पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। इसका फायदा ये न्यूक्लियोफाइल उठाता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेस में है, इसलिए ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर दे देता है इस कार्बन को। और आपको पता है कि कार्बन सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अपने बॉन्ड देगा, कार्बन जो है अपना जो बॉन्ड है इस न्यूक्लियोफाइल के पास बनाएगा। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहाँ वाले जो ये बॉन्ड एक्स के साथ बना था, इसके इलेक्ट्रॉन सारे एक्स के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्स यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एक्स यहाँ से रिमूव हो गया, इस तरह से देख लो। सी आगे मान लो ये चेन है, ठीक है। इस तरह से एक्स रिमूव हो गया, एक्स को उसने रिमूव कर दिया, यहाँ पर क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया, ओके। प्लस हमारे पास एलिमिनेट क्या हो गया, हमारे पास एलिमिनेट हमारे पास एक्स हो गया। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोफाइल ने जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया किसको, इस हैलाइड आयन को, कहाँ से, हेलो एल्केन से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है इस हैलाइड आयन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो ये जो रिप्लेसमेंट है, इस हैलाइड आयन की रिप्लेसमेंट न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, ये 2 तरीकों से होती है, ठीक है। ये अब 2 तरीकों से होगी, ठीक है। वही हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है कि जो 2 तरीके हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, वही हमें देखने हैं। मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हेलो एल्केन के अंदर 2 टाइप की होती है। एक तो SN1 रिएक्शंस एंड दूसरी SN2 रिएक्शन। ये होती क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आपको एक
थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और मिल गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है। तो यहाँ पर भी आप वही देख सकते हो, ये देखिए एनसीईआरटी से मैंने इसको उठाया हुआ है। तो यहाँ देखिए न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है हमारे पास, हैलो एल्केन। ये देखिए यहाँ पर वही बताया है जो मैंने ऊपर कहा आपको, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इसका फायदा उठाएगा, ये यहाँ पर अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर, अपने इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन को दे देगा और एक्स को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। ये देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने खुद को यहाँ पर लगा दिया, एक्स कहाँ हो गया, रिमूव हो गया। मतलब न्यूक्लियोफाइल ने जो है हैलाइड आयन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक आयन को कोई दूसरा एटम जो है सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसीलिए इन रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके टाइप्स पर, ये आप खुद पढ़ सकते हो अब यहाँ पर। हालांकि ये कर चुके हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम कर चुके थे, क्योंकि इसके टाइप पर हम सीधे इसके टाइप पर आए, उससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन फिर से दे दी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है हैलो एल्केन्स के अंदर, ये हमें कितने टाइप की मिलती है, ठीक है। तो ये 2 टाइप की है, SN1 और SN2, ठीक है। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं SN1 रिएक्शंस की, ठीक है। पहले हम बात करते हैं SN1 रिएक्शंस की। तो यहाँ पर है, ये देखिए, तो यहाँ से हम अब स्टार्ट करते हैं। नोट्स में आपको बाद में बताऊंगा, पहले बस आप समझते जाइए, नोट्स में लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। पर पहले आप इसको समझो सिर्फ, ठीक है। अब देखिए, अब ऊपर आप लिख सकते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स। पहली होगी हमारे पास SN1 रिएक्शंस और दूसरी होगी हमारे पास SN2 रिएक्शंस, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं SN2 रिएक्शंस को। अब इस SN2 का मतलब क्या होता है, ये अभी हम आगे जान जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, पहले हम किस टाइप को डिस्कस करते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो आपको पता लग गया, मतलब कि सब्स्टिट्यूट करेगा वहाँ पर, ठीक है। मतलब जो है न्यूक्लियोफाइल जो है सब्स्टिट्यूट करेगा, ये तो आपको पता लग गया सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक, इसका मतलब भी आपको पता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, बाइमोलिक्यूलर, ठीक है। बाइमोलिक्यूलर मतलब 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। इस पूरे का मतलब पहले तो आप ये समझ लो कि SN2 का मतलब क्या है। SN2 का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बात मैं फिर से बता दूं कि नोट्स में आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले आप समझ लो इसको, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब आप समझ लो कि ये जो बाइमोलिक्यूलर है ये यहाँ पर क्यों लगा है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। अब आपको पता है कि जो पिछली क्लास है वहाँ पर आप पढ़ चुके हैं, और 3rd यूनिट में भी हमने पढ़ा है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। जो हमारे पास रिएक्टेंट दिए होते हैं ना, उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा रेट। मतलब रिएक्शन कितनी जल्दी आगे बढ़ेगी वो डिपेंड करता है कि जो रिएक्टेंट है, जो हमारे पास एक्टिव मास दिया है, रिएक्टेंट का जो एक्टिव मास है उसका प्रोडक्ट कितना है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ये, ठीक है। मतलब रेट जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है रिएक्टेंट के एक्टिव मास के ऊपर, ठीक है। तो ये हमें पता है, ये वाला लॉ हमको पता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। तो यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर रिएक्टेंट हमारे पास है 2। अब जो ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर जो लगा है ना, वो आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन वो वाली रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन वो वाली रिएक्शन होती है जिनमें रिएक्शन का रेट दोनों मॉलिक्यूल्स के ऊपर, मतलब दोनों रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान से सुनिएगा। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन वो वाली रिएक्शंस होती है जिनमें रिएक्शन का रेट, मतलब रिएक्शन कितनी जल्दी बढ़ेगी, वो डिपेंड करता है दोनों रिएक्टेंट के ऊपर, ठीक है ना। एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, दोनों रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने कम कर ली या बढ़ा ली तो पूरी रिएक्शन के ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे ही अगर हमने बी की कॉन्सेंट्रेशन घटा ली या बढ़ा ली तो जो है हमारे पास जो है पूरी रिएक्शन के अंदर जो है कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा। मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ द रिएक्टेंट्स, ये हम कह सकते हैं। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन वो वाली रिएक्शंस है जिनमें रिएक्शन का रेट जो है दोनों रिएक्टेंट के ऊपर हमारा, या सभी रिएक्टेंट के एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो ये आपको पता लग गया।
सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर का, ठीक है। तो मैं आपको यूनिमोलिकुलर का भी सीधे बता दूं तो यहाँ पर हमारे को ईजी होगा, आसान होगा, ठीक है। तो अब जो दूसरा टाइप हमारे पास आएगा उसमें यहाँ पर बायोमोलिकुलर की जगह लिखा होगा यूनिमोलिकुलर, ठीक है, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, और यहाँ पर लिखा होगा SN2। नोट्स लास्ट में कब बनाएंगे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहले आप समझिए SN1। अब जो दूसरा टाइप आएगा उसमें आएगा SN1। इस 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 क्यों लगा है, तो फिर से आपको पता है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए एंड एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट बी, ठीक है। पहले वाली में हमने क्या देखा, पहले वाली रिएक्शन में हमने ये देखा कि जो रिएक्शन का रेट था, मतलब रिएक्शन कितनी जल्दी बढ़ रही थी, वो डिपेंड कर रहा था दोनों रिएक्टेंट के ऊपर, जो हमारे पास रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी दिया था, इसलिए वहां पर लगा था बाइमोलिकुलर, क्योंकि दो पर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक, तो ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वो वाली रिएक्शन होती है जिनमें रिएक्शन का रेट सिर्फ और सिर्फ एक पर डिपेंड करता है, एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए ए पर भी डिपेंड कर सकता है, बी पर भी डिपेंड कर सकता है, मतलब दोनों जो है रिएक्शन के रेट को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ओनली वन रिएक्टेंट जो है अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए जैसे हो सकता है कि किसी रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ ए की वजह से, ए की कॉन्सेंट्रेशन को मैं अगर बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा तो रिएक्शन पर फर्क पड़ेगा, अगर बी की कॉन्सेंट्रेशन को मैं बढ़ाऊं या घटाऊं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन का रेट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ओनली वन रिएक्टेंट के ऊपर, इसलिए इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, जो दूसरा केस हमारे पास आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको पता लग गया ना कि SN1 और SN2 रिएक्शन कौन सी होती है। SN1 कौन सी थी, SN1 मतलब नाम से पता लग रहा है, SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, मतलब यूनिमोलिकुलर मतलब रिएक्शन का रेट जो है एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, या तो ए के ऊपर या बी के ऊपर। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर कौन सी होगी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर वो वाली होगी जिनमें रिएक्शन का रेट जो है दोनों रिएक्टेंट के ऊपर हमारा डिपेंड करेगा। ओके, तो यहां पर आपको क्लियर हो गया ये दोनों, ठीक है, SN1 और SN2 ये टर्म आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब आते हैं नीचे, अब पहले बात करते हैं अब SN2 रिएक्शंस की, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, हम SN2 रिएक्शंस की। तो लेट्स स्टार्ट। तो SN2 रिएक्शंस, ये तो हमें पता लग गया कि SN2 रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे SN2 रिएक्शंस का मैकेनिज्म, ठीक है, SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म। सो गाइस एक बात आप ध्यान से सुन लो, हम कर क्या रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर रहे हैं हम, ठीक है। मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है सब्स्टिट्यूट करेगा लिविंग ग्रुप को, वो रिएक्शन कर रहे हैं हम, चाहे आप SN1 बोलो चाहे आप SN2 बोलो, बात एक ही है। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ लिविंग ग्रुप को वहां से हटाना है, मतलब हेलोजन का एटम वहां से हटाना है, और वहां पर किसको लगाना है, हमने वहां पर हमने न्यूक्लियोफाइल में लगाना है, न्यूक्लियोफाइल को लगाना है। SN1 रिएक्शन में भी वही करेंगे, SN2 रिएक्शन में भी वही करेंगे, सिर्फ रास्ता अलग अलग है, ठीक है, करने का रास्ता अलग है, मतलब प्रोडक्ट तो दोनों में सेम बनेगा लेकिन रास्ता अलग अलग है, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाला जो पाथ है उसको हम देख रहे हैं, SN2 वाले को पहले देखेंगे, ठीक है, मतलब मैकेनिज्म किस तरह से होगा पहले वाले में, ठीक है। तो यहां देख लीजिए इसमें, तो जो SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन हमारे पास होती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर जो हमारे पास रिएक्शंस होती है, उनमें क्या होता है, उनमें हमारे पास पहले दिया है, ये देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए कोई हेलो एल्केन दिया है, ठीक है, ये हमारे पास हेलो एल्केन दिया है। अब ध्यान से मैकेनिज्म आप ध्यान से देखना, ये हमारे पास जो है, इसके बाद इसको समझाने के बाद मैं आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगा इसमें, ठीक है ना, इसके बाद हम नोट्स बनाएंगे। तो ये हमारे पास हेलो एल्केन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये OH के ऊपर क्या है, नेगेटिव। हमें पता है कि जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है सारी की सारी वो क्या होती है, वो न्यूक्लियोफाइल होती है, मतलब न्यूक्लियस लबिंग, मतलब पॉजिटिव चार्ज लबिंग होती है, ठीक है। मतलब अब ये OH क्या करेगा, OH अटैक कर रहा है, ध्यान से देखिएगा अब यहाँ पर, ठीक है, OH क्या करेगा, अटैक। अब ध्यान से सीधी सी बात है, हमें करना क्या है, हमें ये करना है, इस Cl को यहाँ से हटाना है और OH को यहाँ पर लगाना है, ठीक है। ये हमें सिंपली, हमें जो रिजल्ट है हमें वो लाना है, ठीक है, मतलब इस OH को Cl की जगह अटैच करना है, ठीक है। लेकिन ये सीधे नहीं होता, इसमें कुछ मैकेनिज्म होती है, वो मैकेनिज्म कैसे होती है वो यहाँ समझ रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, OH जो है अटैक करेगा, ठीक है, OH जो है अटैक करेगा। अब ध्यान से आपको देखना है कि जो SN2 रिएक्शन होती है उनमें बनती है ट्रांजिशन स्टेट। अब जो बीच वाली ये स्टेट आप देख रहे हो, इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। बीच वाली ये जो स्टेट हम दिख रहे हैं इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट हम किसको कहते हैं, ठीक है, ये समझते हैं अभी।
अब हमको पता है कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया सेंट्रल कार्बन के ऊपर, ठीक है, जो बीच में कार्बन यहाँ पर लगा या शो नहीं किया, ठीक है, उस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, SN2 रिएक्शन में क्या होगा, SN2 रिएक्शन में होगा ये कि जो OH है एकदम से सीधे उस कार्बन के साथ अटैच नहीं होगा, ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ पर देखने लायक है। जैसे ही इस OH ने C के ऊपर अटैक किया, जैसे ही इस OH ने C के ऊपर अटैक किया तो ये सीधे बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। OH ने जैसे ही अटैक किया तो ये सीधे C के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। और दूसरी बात, जैसे ही OH ने इस C के ऊपर अटैक किया एकदम से C और Cl वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ठीक है, एकदम से C और Cl वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। अब यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेप में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गया हमें। यहाँ देखिए OH ने जैसे ही अटैक किया, OH ने खुद को अटैच कर लिया, यहाँ देखिए इस कार्बन के साथ इसने अटैच किया। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, OH ने आधा बॉन्ड पार्शियली कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया और C और Cl के बीच पार्शियली बॉन्ड टूटा। यहाँ पर पार्शियली बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर पार्शियली बॉन्ड टूट रहा है। तो ये जो स्टेट है ये हमारे पास, ये देखिए बीच की स्टेट है। ये कैसी स्टेट है, बीच की स्टेट। यहाँ पर OH के साथ भी बॉन्ड है, Cl के साथ भी बॉन्ड है। पूरा बॉन्ड नहीं है, कैसा बॉन्ड है, पार्शियल बॉन्ड है। मतलब यहाँ पर बॉन्ड बनने की प्रगति पर है, यहाँ पर ये जो है टूटने की कगार पर है, ठीक है ना। तो मतलब ट्रांजिशन स्टेट कौन सी स्टेट होगी, ट्रांजिशन स्टेट वो वाली स्टेट होगी जहां पर न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बन के साथ पार्शियल बॉन्ड बनाएगा और कार्बन जो है यहाँ जो हमारे पास हैलोजन का एटम है उसके साथ भी यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड होगा। मतलब टूटेंगे नहीं। मतलब सीधी बोलने की बात यह है कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है SN2 रिएक्शन के थ्रू तो उसमें क्या होता है, एकदम से बॉन्ड नहीं बनते, ठीक है। एक तरफ से पार्शियली बॉन्ड बनेगा तो दूसरी तरफ से पार्शियली बॉन्ड टूटेगा। ये देखिए स्टेट, ठीक है। और थर्ड स्टेट में हमारे पास क्या होगा, थर्ड स्टेट में देखिए प्रोडक्ट बन गया हमारा, ठीक है। थर्ड स्टेट में क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर देखिए ये OH जो है अटैच हो गया, ठीक है। अब इसको सिंपली भी कर सकते थे हम, ठीक है। सिंपली हम क्या करते थे, अगर हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करनी होती तो हम सीधे ये करते और लास्ट में ये करते। लेकिन अगर हमको स्पेशली पूछा है SN2 रिएक्शन तो आपको याद रखना है कि SN2 रिएक्शन का एक स्पेशल फीचर ये है कि उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। मतलब एकदम से जो है, एकदम से न्यूक्लियोफाइल अटैक करके बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है। पहले क्या बनता है, पार्शियली बॉन्ड। पहले एक तरफ से पार्शियली बॉन्ड बनेगा, दूसरी तरफ से पार्शियली बॉन्ड टूटेगा। और तीसरी स्टेट में क्या होगा, तीसरी स्टेट में ये इस हैलोजन एटम को यहाँ से भगा देगा, ठीक है ना। हैलाइड आयन को यहाँ से इसने भगा दिया और खुद को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर रिएक्शंस। ओके, तो ये हमारा क्लियर हो गया SN2 रिएक्शंस, ठीक है। तो एक और बात यहाँ पर, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी यहाँ पर समझ लेते हैं। मैं सारा का सारा इसको क्लियर करूँगा। इसके बाद आपके पास भले ही कोई भी बुक हो, इसके बाद जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको जो है क्रिस्टल क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हम देख लेते हैं। मतलब इसके मॉलिक्यूल जो है किस तरह से अफेक्ट होते हैं जब वो अटैक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो OH यहाँ पर बताया हुआ है ये क्या है, ये हमारे पास वो हेलो एल्केन का एटम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें ये जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको, ठीक है। वही चीज़ है जो ऊपर बताई हुई है। यहाँ देखिए ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी, यहाँ पर देखिए ये ट्रांजिशन स्टेट है। मतलब ये वाला जो ग्रुप है इसने आधा बॉन्ड बनाया, मतलब पार्शियल बॉन्ड बनाया, यहाँ से पार्शियली बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। लास्ट में क्या हो गया, ये देखिए हमारे पास ये क्या बना, हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बन गया लास्ट वाला, ठीक है ना। लास्ट वाला हमारे पास प्रोडक्ट बन गया और ये साइड में क्या निकला, हैलाइड आयन निकल गया हमारे पास, ठीक है। तो ये था। अब इसके बारे में पॉइंट क्या लिखेंगे हम, अब लिखते हैं इसके पॉइंट, अब इसके नोट्स बनाते हैं हम। तो ये था हमारा सबसे पहले। तो इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, हमने जो किया सिर्फ हम वही पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट तो एक बात पहले इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं। पहले इसको जो है ना हम पूरा ही क्लियर कर लेते हैं। इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी हम देख लेते हैं। रिएक्टिविटी के ऑर्डर पर इसके चलते हैं। सो मतलब हेलो एल्केन्स, जो वेरियस टाइप के हेलो एल्केन्स हमारे पास होंगे उनकी रिएक्टिविटी जो है SN2 रिएक्शन के, SN2 जो रिएक्शंस होती है उनके रिगार्डिंग कैसी होती है। मतलब किस हेलो एल्केन में SN2 रिएक्शन जल्दी होगी, किस में थोड़ी लेट होगी, किस में बिल्कुल लेट होगी, ठीक है। वो हम देखेंगे। मतलब रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखेंगे हम हेलो एल्केन का SN2 रिएक्शन के प्रति, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और बात यहाँ पर, इसको भी समझ लो, यहाँ पर सीधे इसको भी यहाँ पर समझ लो। एक चीज़ आपको और याद रखनी है इसमें, SN2 रिएक्शन में आपको एक चीज़ और याद रखनी है। जो SN2 रिएक्शन होती है उनमें जो है इन्वर्जन होती है कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। जो ग्रुप हो गया ना उनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। और एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि SN2 रिएक्शन में हमेशा अटैक जो है
हैलाइड आयन के अपोजिट साइड से होता है, ठीक है ना। हैलाइड आयन के अपोजिट साइड से अटैक हमेशा होगा। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैक कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है वो किस साइड से अटैक कर रहा है, वो हमारे पास जो है हैलाइड आयन के बिल्कुल अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक स्पेशल फीचर है SN2 रिएक्शंस का। हालांकि स्टीरियोकेमिस्ट्री हम जो इसके बाद जो मैं लेक्चर बनाऊंगा उसमें हम SN2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप बस इतना जान लो कि जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा जो है हैलाइड आयन के अपोजिट साइड से होगा। यहाँ देखिए अपोजिट साइड से हो रहा है, ठीक है, अपोजिट साइड से यहाँ पर अटैक हो रहा है, ठीक है। तो एक और बात, तो ये तो आपको पता लग गया कि SN2 रिएक्शन में जो है अटैक जो है अपोजिट साइड से होगा। अब एक और बात, अब स्टीरिक हिंड्रेंस के बारे में जान लेते हैं। पहले हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख लेते हैं, उसके बाद स्टीरिक हिंड्रेंस देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है हेलो एल्केन कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है, कई तरह के हेलो एल्केन हो सकते हैं। प्राइमरी हेलो एल्केन भी हो सकता है, सेकेंडरी हेलो एल्केन भी हो सकता है, टर्शियरी हेलो एल्केन भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH3X ये हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारे पास CH3X ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हमारे पास हो सकता है, ठीक है। ओ यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है, सीधे दिया है, इसको देख लेते हैं, यहाँ पर तो दिया है, ठीक है, इसी में ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 3 तरह के हेलो एल्केन हमारे पास दिए हैं। फर्स्ट हमारे पास कौन सा दिया है, मिथाइल हैलाइड, मतलब ये फर्स्ट वाला मिथाइल वाला दिया है। सेकंड वाला हमारे पास दिया है प्राइमरी हेलो एल्केन। प्राइमरी हेलो एल्केन क्यों दिया है, क्योंकि इसमें जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन मतलब वो वाला कार्बन जिसके साथ X जुड़ा है, उसके साथ एल्काइल ग्रुप देखिए कितने जुड़े हुए हैं, इसके साथ सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप लगा है, मतलब ये क्या है 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब ये जो है प्राइमरी हेलो एल्केन है, ठीक है। ये कैसा हेलो एल्केन है, प्राइमरी हेलो एल्केन। ऑन द अदर हैंड सेकंड हम देखें, अगर हम सेकंड देखें तो सेकंड वाला ये कैसा है, सेकंड वाला इसको अगर देखें तो सेकंड वाला कौन सा हेलो एल्केन है, तो सेकंड वाला हमारे पास है ये हमारे पास प्राइमरी वाला है। ये इसमें देखिए ये यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर कितने हेलो एल्केन, यहाँ पर कितने एल्काइल ग्रुप लगे हैं, एक एल्काइल ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप, मतलब ये कौन सा है, ये सेकेंडरी हेलो एल्केन है। ये कैसा हेलो एल्केन है, ये जो है हमारे पास सेकेंडरी हेलो एल्केन है, ओके। और थर्ड वाला जो ये थर्ड है हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा हेलो एल्केन है। अब इसमें देखिए जो अल्फा कार्बन है, बीच में अल्फा कार्बन है, कितने जो है हमारे पास इसमें CH3 ग्रुप लगे हैं, मतलब एल्काइल ग्रुप हमारे पास कितने लगे हैं, 3 लगे हैं। एक ग्रुप ये लगा है, एक ग्रुप ये लगा है, एक ग्रुप ये लगा है, मतलब एल्काइल ग्रुप हमें देखने हैं। जिसमें अल्फा कार्बन के साथ एक एल्काइल ग्रुप होगा वो 1 डिग्री होगा, जिसमें 2 एल्काइल ग्रुप होंगे वो 2 डिग्री होगा, जिसमें 3 लगे होंगे वो 3 डिग्री होगा। 3 डिग्री मीन्स टर्शियरी होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है ना, सबसे जल्दी किसमें होगा, मतलब सबसे जल्दी जिसमें होगा, मतलब उसकी रिएक्टिविटी जो है SN2 रिएक्शन के प्रति सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हमको सबसे पहले जानना होगा स्टीरिक हिंड्रेंस के बारे में। स्टीरिक हिंड्रेंस किसको होते हैं पहले उसको हम जान लेते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है, यहाँ पर देखिए जब भी एक मॉलिक्यूल के ऊपर, इस तरह से आप समझ लो, वैसे आप प्रीवियस क्लास में स्टीरिक हिंड्रेंस के बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है। स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होता है, मैं ऊपर से आपको बता दूं। स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होता है, स्टीरिक हिंड्रेंस एक ऐसा इफेक्ट है, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल मेरे पास, इस तरह से समझ लो, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, इनमें से ही देख लो, अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, अगर ध्यान से सुनना, अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, ध्यान से सुनना, अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, तो जिस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक हो रहा है उसके जो इर्द गिर्द वाले ग्रुप लगे हैं उसमें या एटम लगे हैं उसमें, उनके पास कितनी कैपेसिटी है कि वो उस न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल कोई भी हो सकता है, उनके पास कितनी कैपेसिटी है कि वो उस अटैक को रोक सके, उसको कहते हैं उस मॉलिक्यूल का स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है, उसको कहते हैं उस मॉलिक्यूल का स्टीरिक हिंड्रेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो इधर, एक बार फिर से देख लो, स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस जो है एक मॉलिक्यूल के, स्टीरिक हिंड्रेंस जो है एक मॉलिक्यूल के बाहर लगे हुए, एक मॉलिक्यूल के या एक सेंट्रल एटम, इस तरह से कह लो आप। स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस एक ऐसा इफेक्ट है, जिसके द्वारा जो है आउटर मोस्ट जो हमारे पास ग्रुप लगे होंगे वो किसी थर्ड पार्टी,
मतलब किसी अटैकिंग रिएजेंट के अटैक को रोकते हैं, उसको हम कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर आप देख लो, बट यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर जिस तरह से दिया है, ये देखिए एच लगा है, इसको देख लो आप पहले, मिथाइल को, मिथाइल वाले को पहले देख लो मिथाइल हैलाइड को। यहाँ पर कितने लगे हैं, 3 ग्रुप लगे, 3 एटम हमारे पास लगे हैं, एच लगा है, एच लगा है, एच लगा है। एक बात आपको बता दूं कि जो ये हमारे पास सिंपल एटम हमारे पास हो जाते हैं, जो हमारे पास सिंपल एटम होते हैं, उनकी जो है उनका इम्पैक्ट काफ़ी कम होता है। यहाँ देख लीजिए, इसका घेरा सिर्फ यहाँ तक है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ यहाँ तक है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ यहाँ तक है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है। इन तीनों का इम्पैक्ट जो है इतना इतना है। जो जितना बड़ा ग्रुप होगा उसका जो है स्टीरिक हिंड्रेंस की पावर उतनी ज़्यादा होगी। जो जितना बड़ा ग्रुप होगा मतलब उसका जो है घेरा भी उतना ही बड़ा होगा। यहाँ देखिए, ये CH3, इसका इम्पैक्ट कितना है, इतना सारा है। इसका इम्पैक्ट कितना है, इतना सारा है, इतना सारा है। इसका इम्पैक्ट कितना है, इतना सारा है, इतना सारा है, इतना सारा है, ठीक है। तो अब हम देखें स्टीरिक हिंड्रेंस के बारे में, आपको पता लग गया स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है। स्टीरिक हिंड्रेंस एक मॉलिक्यूल की पावर है, ठीक है। स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है, एक मॉलिक्यूल की पावर है कि वो किसी अटैकिंग रिएजेंट के अटैक को, किसी अटैकिंग रिएजेंट के अटैक को रोकने की किसी मॉलिक्यूल के पास कितनी कैपेसिटी है, उसको कहते हैं उस चीज़ का स्टीरिक हिंड्रेंस। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अब स्टीरिक यहाँ सिंपल अगर हम देखें स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है, जैसे ये मान लो ये न्यूक्लियोफाइल है। अब हमको एक बात और भी ध्यान में रखनी है, SN2 रिएक्शन के बारे में हमको पता है कि SN2 रिएक्शन में अटैक हमेशा हैलाइड आयन के अपोजिट साइड से होता है, ठीक है। अब आपको स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ पर प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। यानी क्यों, इधर देखो, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। ओके, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर रहा है, इसने अटैक किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए बहुत सारी जगह मिल रही है। ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है, ये यहाँ से भी अटैक कर रहा है, मतलब इसको काफ़ी जगह मिल रही है, ठीक है ना। मतलब इसको काफ़ी जगह मिल रही है। ये हाइड्रोजन एटम का घेरा बहुत कम है, मतलब इस न्यूक्लियोफाइल को अंदर घुसने के लिए, इस कार्बन तक घुसने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। यहाँ पर देख सकते हो आप, इन ये जो छोटे मॉलिक्यूल है, ये जो छोटे एटम है हाइड्रोजन के, इनका स्टीरिक हिंड्रेंस बिल्कुल कम है, क्योंकि ये काफ़ी छोटा है इनका साइज़, ठीक है ना। मतलब ये इसके अटैक को नहीं रोक पाएंगे, इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक को नहीं रोक पाएंगे। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें बहुत जल्दी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। बहुत जल्दी ट्रांजिशन स्टेट क्यों बनेगी, क्योंकि जो H वाले जो एटम हमारे पास लगे हुए हैं, इनका स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत कम है। जितना कम स्टीरिक हिंड्रेंस होगा उतनी जल्दी हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। जितनी जल्दी हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उतनी जल्दी हमारे पास जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी उस मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। अब आप सेकंड वाले देखिए, फर्स्ट केस हमने देख लिया, फर्स्ट केस में स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत कम था, ठीक है ना। फर्स्ट केस में स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत कम था, ठीक है ना। इसमें बहुत जल्दी हो जाएगी रिएक्शन, इसमें बहुत जल्दी हो जाएगी। सेकंड वाला देख लो, अब इसमें एक बड़ा ग्रुप है, यहाँ पर एक बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा। अब ये CH3 जो है काफ़ी हद तक इस न्यूक्लियोफाइल को अंदर घुसने से रोकेगा, क्योंकि इसका घेरा बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इसका घेरा जो है यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। तो इसको न्यूक्लियोफाइल को घुसने के लिए जो है ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी। मतलब सेकंड वाले का जो स्टीरिक हिंड्रेंस है, सेकंड वाले का जो स्टीरिक हिंड्रेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वाले के, ठीक है। मतलब फर्स्ट वाले में रिएक्शन सबसे जल्दी होगा, फर्स्ट वाले में रिएक्शन जो है सबसे जल्दी होगा, क्योंकि इसमें जो है स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत कम हो रहा है, ठीक है। बहुत कम स्टीरिक हिंड्रेंस हो रहा है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट बहुत जल्दी बनेगी, ठीक है। सेकंड वाले में जो है एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, मतलब एक एल्काइल ग्रुप लगा है। एल्काइल ग्रुप बड़े होते हैं, मतलब जितना बड़ा ग्रुप होगा उसका स्टीरिक हिंड्रेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। स्टीरिक हिंड्रेंस में मतलब बाहरी अटैक को रोकने की पावर। अब इसका साइज़ बड़ा है, मतलब ये काफ़ी जगह घेर रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल को अंदर घुसने के लिए सुराग ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। अब सेकंड वाला अगर हम देखें, थर्ड वाला, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब थर्ड वाले में देखें, तो थर्ड वाले हम देखें तो 2 बहुत बड़े बड़े ग्रुप है। यहाँ से अटैक करना इम्पॉसिबल है, यहाँ से अटैक करना भी इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ अटैक कर सकता है यहाँ से, ठीक है। अब थर्ड वाले में हम देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसको बहुत कम जगह मिल रही है अटैक करने के लिए। मतलब इस थर्ड वाले का जो स्टीरिक हिंड्रेंस है बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना। सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस किस में था, फर्स्ट वाले में, मतलब मिथाइल हैलाइड में, ठीक है। सेकंड नंबर पर स्टीरिक हिंड्रेंस किस में हुआ, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में। दूसरे नंबर पर कौन हुआ, तीसरे नंबर पर किस हेलोएल्केन का स्टीरिक हिंड्रेंस है, सेकेंडरी वाले का। और यहाँ पर अगर हम थर्ड केस में चलें तो यहाँ पर देखिए कितने एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास लगे 3 एल्काइल ग्रुप, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब यहाँ पर जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा, मैंने आपको कहा जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उसका स्टीरिक हिंड्रेंस जो है उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करने के लिए बहुत कम बिल्कुल छोटे छोटे सुराख है, मतलब ना के बराबर सुराख है, ठीक है ना। मतलब थर्ड वाले में ट्रांजिशन स्टेट बहुत मुश्किल से बनेगी। जिस मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांजिशन स्टेट मुश्किल से बनेगी, मतलब उस रिएक्शन के अंदर
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है बहुत ही धीरे होगी, ठीक है। तो हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसा होगा, सबसे जल्दी कौन सी है, सबसे जल्दी जो है किस में होगी, सबसे जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन किस में होगी, मिथाइल हैलाइड में। दूसरे पर किस में होगी, प्राइमरी वाले में। थर्ड में किसकी होगी, सेकेंडरी वाले की। और लास्ट में बच गया हमारे पास टर्शियरी वाला। मतलब ये बच गया हमारे पास आर, ये बच गया हमारे पास मिथाइल वाला। ये हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ये वाला जो सीक्वेंस है हमारे जो क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम होते हैं SN1 और SN2, ये जो सीक्वेंस आएंगे ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया SN2 रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में पॉइंट लिख लेते हैं। अब इसके बारे में हम नोट्स बनाते हैं। तो नोट्स हम किस तरह से बनाएंगे, तो फर्स्ट नोट हमने क्या किया, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हम सिर्फ वही नोट्स बनाएंगे। फर्स्ट हमने क्या देखा, आप लिखते जाइएगा। फर्स्ट में हमने क्या देखा, इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर, ये आपको लिखते जाना है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। फर्स्ट हमने ये लिखा कि इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड हम लिखेंगे इन SN2 रिएक्शंस, in SN2 reaction the rate depends upon both reactants। फर्स्ट नोट हमने क्या लिखा, इट फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला मतलब वैसे एक ही है इनका, ठीक है। फर्स्ट में हमने क्या लिखा, इट फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। दूसरे में हमने क्या लिखा, इन SN2 रिएक्शन द रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन। इसके बीच में आप लिख लो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। ये दूसरा नोट हो गया हमारा। तीसरा पॉइंट हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, ये सारे नोट वैसे हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तीसरा नोट हम क्या लिखेंगे, तीसरा नोट हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये लिखा हमने SN2 रिएक्शन में। चौथा पॉइंट हम क्या लिखेंगे इसमें, आप वीडियो पॉज करके नोट बना सकते हो। चौथा पॉइंट हम क्या लिखेंगे इसमें, चौथा पॉइंट हम इसमें लिखेंगे द न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द opposite side of the हैलोजन, ठीक है। मतलब जो हमारा हैलोजन का यहाँ पर ये जो ग्रुप लगा है, हैलोजन का जो ये एटम लगा है, इसके अपोजिट साइड से हमारा अटैक होता था, ठीक है। तो फिफ्थ में हम क्या लिखेंगे, फिफ्थ में हम इसकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसा होगा, सबसे ज़्यादा किस में होगा, सबसे जल्दी किस में होगा, इसमें होगा। सेकंड नंबर पर कौन आएगा, प्राइमरी वाला। दूसरे पर कौन आएगा, सेकेंडरी वाला। तीसरे पर कौन आएगा, टर्शियरी वाला। ये क्यों होगा ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। सो गाइस ये वीडियो काफ़ी लंबा चला गया। तो SN जो 1 रिएक्शन है हमारे पास, उसके बारे में हम जो है सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।